स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th चैप्टर 2। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ हो सकते हैं। इस कहानी के लेखक हैं गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। प्रस्तुत है इस कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। यह कहानी इस प्रकार है। लेखक जुलाई 1976 में अपनी पत्नी मैरी, अपने पुत्र जोनाथन जो 6 वर्ष का था, अपनी पुत्री सुजैन जो 7 वर्ष की थी, के साथ इंग्लैंड के प्लेमाउथ से एक जल यात्रा पर निकले। लेखक और उनका परिवार 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई समुद्री जल यात्रा को दोहराना चाहते थे। लेखक जो कि 37 वर्ष का बिजनेसमैन था और उसकी पत्नी मैरी बहुत लंबे समय से यह इरादा कर रहे थे या स्वप्न देख रहे थे कि वे महान जलयात्री कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई यात्रा के मार्ग पर एक बार फिर यात्रा करेंगे। और पिछले 16 वर्ष से दोनों लेखक और उसकी पत्नी अपने समुद्री यात्रा के कौशल को विकसित करने में लगे थे। लेखक की नाव 23 मीटर लंबी और 30 टन वजन की थी। इसका नाम बे बॉकर था और यह बहुत ही अच्छे व्यावसायिक तरीके से बनाई गई थी और लेखक और उनकी पत्नी ने इसे फिट करने में कई महीने लगाए थे और वे इसकी बहुत कठिन जलधाराओं में टेस्टिंग भी कर रहे थे। लेखक के 1,05,000 किलोमीटर के 3 साल की योजनाबद्ध यात्रा का पहला चरण सुहावने ढंग से गुजरा। उन्होंने 2 दलकर्मी अमरीकी लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड के हर्व सीजलर को साथ लिया। दोनों को सबसे खराब समुद्रों में से एक दक्षिण हिंद महासागर का सामना करने में उनकी मदद करनी थी। वे अफ्रीका के पश्चिमी तट से नीचे आते हुए केप टाउन पहुंचे। वे पूर्व की ओर अग्रसर हो रहे थे। अगले कुछ सप्ताह तक उन्हें ताकतवर हवाओं का सामना करना पड़ा। वे हवाएं लगातार चलती रहीं। लहरों का आकार इतना डरावना था कि वे 15 मीटर मतलब उनकी नाव के मुख्य मस्तूल जितनी ऊपर चली जाती थीं। उन्होंने खराब मौसम होने के बावजूद क्रिसमस का त्यौहार मनाया। नए साल के दिन भी मौसम खराब रहा। 2 जनवरी को लहरें वास्तव में बहुत विशालकाय थीं। विशालकाय लहरें उनकी ओर लुढ़कते आ रही थी और हवा सीधे सीधे चीख रही थी। नाव की रफ्तार कम करने के लिए उन्होंने तूफान से निपटने के लिए छोटा पाल नीचे गिरा दिया। उन्होंने जहाज के पिछले भाग को भारी रस्सियों से बांध दिया। उन्होंने लाइफलाइन को जोड़ दिया और मोमजामा और लाइफ जैकेट पहन लिए। शीघ्र ही आने वाली बर्बादी की पहली निशानी लगभग 6 बजे शाम को दिखाई दी। हवा कम हो गई, आसमान अंधेरा हो गया। फिर एक दहाड़ सुनाई दी
जो एक गड़गड़ाहट में परिवर्तित हो गई। एक भारी विस्फोट हुआ, उसने डेक को हिला दिया। हरी और सफेद पानी की एक दीवार जहाज के ऊपर टूट पड़ी। लेखक का सिर गतिचालक चक्र के अंदर टकराया। उसने अपनी आती हुई मौत को स्वीकार कर लिया। वह चेतना खो रहा था, लेकिन काफी शांत अनुभव कर रहा था। उसका चेहरा पानी से ऊपर आया। कुछ ही मीटर दूर बेब वॉकर लगभग डूब रहा था। लहरों ने उसे चीथड़ों से बनी एक गुड़िया की तरह डेक पर फेंक दिया। उसकी बाईं पसलियों में दरार आ गई थी। उसका मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भरा था। अचानक अगला द्वार धम्म से खुल गया और उसकी पत्नी मैरी दिखाई दी। वह चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। लैरी और हर्ब पागलों की तरह पंप चला रहे थे। कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट, टीन और खिलौने गहरे पानी में बिखरे पड़े थे। वह रेंग कर बच्चों के केबिन में गया। वे सुरक्षित थे। केवल सुजैन की आंखों के ऊपर एक बड़ा गुमड़ा उभर आया था। उस समय कथाकार के पास गुमड़े वाले सिरों के लिए कोई समय नहीं था। 3 जनवरी की सुबह तक पंपों ने पानी के स्तर को काफी नियंत्रित कर दिया था। वे अब बारी बारी से 2-2 घंटे आराम कर सकते थे। लेकिन जल रेखा के नीचे अभी तक एक भारी सुराख था। किश्ती की पसलियों के ढांचे टूट गए थे। लहरों के उनसे टकराने के बाद वे 15 घंटे तक जीवित रहे थे, लेकिन बेब वॉकर उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक इकट्ठा नहीं रह सकता था। लेखक ने अपनी चोटों की जांच की। उसने हिसाब लगाया कि 2 छोटे टापू पूर्व की ओर कुछ एक सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम फ्रांस का एक वैज्ञानिक अड्डा था। उनका एकमात्र लक्ष्य वहां पहुंचना था। किंतु विशाल लहर ने सहायक इंजन को नाकाम कर दिया था। 4 जनवरी को पानी का स्तर रोका जा सका। वे मुख्य मस्तूल पर कोई भी पाल नहीं लगा सके। फिर भी उन्होंने छोटी तूफानी पाल लहरा दी और वे दोनों टापुओं की तरफ मुड़े। परंतु राहत थोड़ी देर के लिए थी। उनके पीछे 4 बजे काले बादल बन रहे थे। एक ही घंटे में हवा 40 समुद्री मील पर पहुंच गई। समुद्र ऊपर उठ रहा था। सारी रात मौसम खराब बना रहा। जनवरी 5 तड़के तक हालात निराशाजनक रहे। लेखक के पास अब समय था। वह बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया। तब जोनाथन ने पूछा, पिताजी, क्या हम मरने जा रहे हैं? लेखक ने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वे सफल होंगे। तब जोनाथन ने कहा, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी इकट्ठे रह सकें। लेखक चुप हो गया। उस शाम मैरी और वह एक दूसरे का हाथ पकड़े इकट्ठे बैठे रहे। उन दोनों ने अनुभव किया कि उनका अंत काफी निकट है। बेब वॉकर तूफान से बाहर आया। 6 जनवरी की सुबह तक हवा ढल गई थी। लेखक ने अपने हिसाब की दोबारा जांच की। यदि वे भाग्यशाली रहे तो वे टापू को लगभग सायंकाल 5 बजे
देखने की आशा कर सकते थे। लेखक जब उठा तो 6 बज चुके थे और अंधेरा बढ़ रहा था। वह जानता था कि अवश्य उन्होंने टापू को पीछे छोड़ दिया होगा। लेकिन लेखक का लड़का जोनाथन काफी उत्तेजित और प्रसन्न प्रतीत हुआ। वह अपने पिता का आलिंगन करना चाहता था। उसने अपने पिताजी से पूछा, क्या वह उसका आलिंगन कर सकता है? सुजैन ठीक उसके पीछे थी। जब लेखक ने पूछा क्यों, तो उसने कहा, वह सारी दुनिया का सबसे बढ़िया पिता और कप्तान है। तब वह चिल्लाए कि उन्होंने टापू को ढूंढ लिया है। लेखक डेक पर भाग कर गया और अल एम्स्टर्डम को अपनी आंखों के सामने देखा। उन्होंने तट के पार रात भर के लिए लंगर डाला। अगली सुबह टापू के सभी 28 निवासी उनका स्वागत करने के लिए आए। यह एक रोमांचक कहानी है। इस कहानी में लेखक और उसके परिवार की साहसिक समुद्री यात्रा का वर्णन है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कर अवश्य बताएं। इस चैप्टर के वीडियो के पार्ट 2 में इस चैप्टर के कठिन शब्दों के शब्दार्थ एवं भावार्थ का अध्ययन करेंगे। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।